बच्चों, आज हम यौम गुलफानी मनाने जा रहे हैं। अब ये एक मुकाबला है, तो आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप काउंट करेंगे और बिल्कुल खामोशी के साथ सुनेंगे। चालू है, ठीक है? तो आप प्रोग्राम का आगाज करते हैं कलाम से। इसके लिए मैं रिजवान को यहाँ पर बुलाती हूँ और यहाँ पर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चूंकि मुकाबला है तो मुकाबले में यहाँ पर दो दल हमने मुंतखब किए हैं। दो दल हमारे यहाँ पर सामने है, रुबीना टीचर और हफीज सर। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे उनको देखकर इत्तेफाक से मुंतखब किया देखकर पढ़ना है। पढ़ते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाए? तो सबसे पहले तो आपका तलफ्फुज़, दूसरा रवानी से पढ़ना है, आवाज का उतार चढ़ाव, और जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका एतमाद सारे हो रहे हैं नहीं। और वक्त यहाँ पर 2 मिनट का वक्त हमने मुकर्रर किया है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पांचवी नमाज से रुकैया नजर अली वो यहाँ पर आएंगी और इत्तेफाक पढ़ेंगे। पढ़ती हूँ। यूँ तो आयात चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर चुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मुश्किला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ते तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुआ मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक
अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आए। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तो रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गए, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर फकल पड़ा होता, तो फिर यकीन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। शुक्रिया। अगली बच्ची है आरसी कशिश, इसे मैं यहाँ पर बुलाती हूँ। यो तो आज़ाद चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता है, मगर था शरारत का पुतला। कभी सी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भागा जाता था, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशमग था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वह अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंग बाजी करता तो कभी इनकी आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरी और अमरूद तोड़ता। जब नसीबुन दादी डंडा लेकर बड़बड़ाते लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें दिखाकर भगा देती। बूढ़ी नसीबुन दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुआ मुद्दतों हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज़ा अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबुन दादी के मकान की छत पर चढ़कर औदम मिचार रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ लिए। तब भी दादी ने खबर ना ली। ऐसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदरत वाज के तरफ उड़ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो के तो रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी कहाँ बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सरद वाजे पर कफल पड़ा हुआ था। तो फिर यकीनन कुछ घंटे बाद इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वह घर पे नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ। शुक्रिया। इसके बाद अगला नाम है अगला जाफर अली, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उसको गौर से सुनिए, उनके पढ़ने के दरमियान में गड़बड़ बताइए। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग
करना इसका महबूब मुशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाले नसीबा दादी को तो वह अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडे लेकर बड़बड़ाती तो खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो इन्हें ठीकना दिखाई कर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर धूम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरियत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो के तू रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यही ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिला दिया। शुक्रिया। सातवीं किताब में से पढ़ रहे हो तो उनके हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाइए। अगला नाम है अनाम शौकत अली अंसारी। यहाँ तो यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मुशगिला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ते तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़ कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इनके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के तू रखे हुई थी। इसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता तो फिर यकीनन कुछ
गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। शुक्रिया। यहाँ पर इस मुकाबले के लिए 2 ग्रुप है, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप। जूनियर ग्रुप 6वीं 7वीं 8वीं 8वीं इसमें शामिल नहीं है, और सीनियर ग्रुप में 9वीं और 10वीं ये 2 क्लास आते हैं। अब शुरुआत करते हैं 6वीं क्लास से। सबसे पहले शबाना, 6वीं क्लास से शबाना खान अभी आएंगे आपके साथ। यूँ तो आयजान चेहरे से निहायत मासूम नज़र आ रहा था, मगर शरारत का पुतला था। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देख कर भाग जाता, तो कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छिप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से तंग हो कर सबको तंग करना उसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाले नसीबा दादी को तो एक अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनके छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी उनके आंगन के दरख्त पर चढ़कर केरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठिंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया। एक दिन मालूम के मुताबिक एहसान अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर धूम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की आहट डांट सुनाई दी तो डंडा लेकर आई। उसके बाद एहसान ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़े डाले। तब बूढ़ी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल चूके 2 रखे थे। इसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर फक्ल बड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डर से बच्चा इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। पढ़ते हैं तो जहाँ ठहरना है, ये मुकाबला यही सीख आ रहा है कि आप तमाम आपका ध्यान रखते हैं या नहीं, आप पढ़ते वक्त रवानी नहीं है नहीं, आप कहीं अटक रहे हैं मुश्किल अल्फाज पढ़ते वक्त, तो आवाज का उतार चढ़ाव, इस सारी बातों का ध्यान रखकर पढ़ना है। ठीक है, अब आपके सामने आएंगे। यूँ तो आयजा चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। अर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगल था। ख़ास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर केरा और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर
बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक ऐज़ा अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़ गया और धूम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई नहीं दी और ना डंडा लेकर आई। उसके बाद ऐज़ा ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, तब भी दादी ने खबर न लाई। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो के तो रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा हुआ था। फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्तों इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम नहीं ठहरो, मैं अभी आया मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के नुक्स में नुक्स है, तो बच्चे सिम और सीन ऐसा करते हैं। किसी का जो तलफ़्फ़ुज़ है जीम के लिए जे की आवाज और जे की जीम की आवाज निकालते हैं। तो ये नुक्स है, तो पढ़ने के दौरान इन सब बातों का ख्याल रखें और मखरज वाले अल्फाज को सही तरह से अदा किए जाए। अब इसके बाद आयत इलियास आपके सामने हाजिर हो। अस्सलामुअलैकुम। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगूल था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया। एक दिन मामूल का मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान के छत पर चढ़ कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़ के कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ लिए, तब भी दादी ने खबर न ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल चूंकि तो रखी हुई थी। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ
गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। अब यहाँ पर अगली जो है सबा शहनाम आएंगे आपके सामने। वालेकुम। यूँ तो आया चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर शरारत का पुतला था। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। अपनी नई नई शरारतों से बहुत को तंग करना इसका महबूब मुकाबला था। खास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर ठेंगा बाजारी करता, तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरी और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेले थी। इनका शौहर का इंतकाल हुए मद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज ने अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकाम पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडे लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़कर लाए, तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उड़ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो के तो रखे हुए थे। इसे ख्याल आया, दादी कहीं की बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाई तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गर्द बड़े। इसके लिए अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। बुलंद पानी में आपकी आवाज़ कितने बुलंद आवाज़ से पढ़ते। यहाँ पर आपके हाथ में माइक दिया जा रहा है, लेकिन जब आप मुकाबले के लिए जाएंगे वहाँ पर आपके हाथ में माइक नहीं होगा, आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। अब आपके सामने हुमैना महबूब आलम आएंगी, मुक़्तबास पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सब को तंग करना और इसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन के दरख्त पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडे लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता।
बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली रहती थीं। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवियों बच्चों के साथ अमेरिका में बसा था। एक दिन मालूम के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर न ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाज़े की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल ज्यों के त्यों रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाज़े पर कब्ल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। यूँ तो आयाज चेहरे से निहायत मासूम नजर आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर चुप जाता। आज इतनी नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगूल था। खास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। नसीबा दादी डंडा हाथ में और बड़बड़ाते हुए आती। कभी इनके आंगन के दरख्त पर छुप कर दरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाते हुए आती, दौड़ती तो इन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेले थी। इनके शौहर का इंतकाल हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। तो शुरुआत करते हैं हम साथी जमात से। रिपोर्ट सरकार को यहाँ पर आवाज देती हूँ, तो आएंगे और प्रयास करें। अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपने नए शरारतों से सबको तंग करता और ये इसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो इन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुके थे। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी के साथ अमेरिका में बस गया। एक दिन मामला के मुताबिक अयाज ने अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और नाई डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने
इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़े। जब भी नसीबा दादी खबर लेने ना आई, उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखी हुई थी। इसको ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर कफ्ल लगा कर जाती, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डांट से बचना, इरफान ने याद दिलाया। फातिमा मंजूर अली आपके सामने आएंगी और दिया गया इक़्तिबास करेंगी। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मुश्किल था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेका दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर हुजूम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई थी और वह डंडे लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो कि तो रखे हुए थे। इसके ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कुफर पड़ा होता, तो सिर्फ यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। शुक्रिया। नाम है साथी जमात से ही इकराम वसीम खान लगाएंगे और दिया क्लास आपके सामने पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अयाज चेहरे से नहायत ही मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोस के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, तो कभी राह चलते इंसान को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई बात शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी छत पर पतंगबाजी करता, तो उनके आंगन में दरख्तों पर चढ़कर कैरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज ने अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर ऊधम मचाना शुरू कर दिया, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़ के कई कच्चे और पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखी हुई थी। इसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सर दरवाजे पर फकट लग पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है।
उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम कर कर आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। इरफान आज सातवीं जमात से आएगी और तलाश करेंगे। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन में दरख्तों पर चढ़कर कैरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो अब उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज नसीबा दादी की डांट सुनाई नहीं दी और डंडा लेकर ना आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सर्द दरवाजे पर की तरफ उठ गई, जहां सुबह के अखबार और दूध की बोतल जूं के तू रखी हुई थी। इसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। इसके बाद सातवीं जमात से ज़ीशान अब्दुल रशीद आपके सामने आएंगे और तलाश करेंगे। का चेहरा निहायत मासूम था, मगर शरारत का पुतला था। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गैरों को अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को तो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, कभी इनके आंगन के दरख्त पर चढ़कर कैरी और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडे लेकर बड़ी बड़बड़ाती और लड़खड़ाती हुई पहुंचती, तो ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली रहती थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। शुक्रिया। आपके सामने आएंगे और दिया गया तलाश करेंगे। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगुला था। ख़ास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को वो तो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी इनके आंगन में दरख्तों पर चढ़कर कैरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी।
उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़ गया और उधम मचा रहा था। लेकिन आज दादी के डांट सुनाई दी और न डंडे लेकर आई। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी की खबर न ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं की तू रखे हुए थी। इसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ आई, शायद वो घर में नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। शुक्रिया। साथी जमात से तमाम बच्चे जो यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो आप में से किसी को बुलाया जाएगा, ठीक है? अगला नाम है अरमान शमीम अख्तर, नंबर आएंगे। निहायत मासूम नजर आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगला था। खास तौर पर पड़ोसी में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता, तो कभी उनके आंगन के दरख्त पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती, तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज ने अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर ऊधम मचा रहा था। लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी नसीबा दादी ने खबर ना ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जूं के तू रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी कहीं बाहर तो नहीं चली गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। बुलाया जा रहा है। सबसे पहले नाम है ज़ैनब इकबाल, वो नजर आएंगी और उसके बाद मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते हुए देखा। छाछ की खटास को दूर करके माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उम्मूमन माया किसी के अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि जब वो उसका भाई जिंदा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने कांधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी की क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल करते हुए जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू को इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था।
मैंने माया को बारहा समझाया कि अच्छे कपड़े पहनो, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करो, मगर माया ने खुदा अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुफक्किल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन को जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया की किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाया करती राखी बंधवाने, मगर माया का भाई अपनी बहन और भतीजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने अपनी बहू को इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज के परवान करने के लिए कहा, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रुए फराज के ताबिल कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरों को संदूक में मुकबिल करके चाबी एक जोहरे में फेंक दी थी। शुक्रिया। अगली में हमारी और झाड़ू वो बनाएंगी और इसके बाद या बहुत सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैंने माया को पत्थर के एक कोजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उम्मन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर इन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आया जाया करता था। राखी बंधवाने लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरा मामू जी तो तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अपने कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अपने कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था।
इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पटार एक संदूक में मुकफल करके चाबी एक चूहे में फेंक दी थी। अस्मा या मोहम्मद हम यहाँ पर आएंगी और एक नमाज पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने माया को पत्थर के एक कोज़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास दूर करने के लिए माया ने कोज़े को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया कि दो दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बनवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती है, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बनवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि जब तक उसका भाई ज़िंदा है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी की क्या होते हैं? भोले ने कुछ तअम्मुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुल के हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीद करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज की रूह फरसा अहकाम के ताबिक कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पटारी एक संदूक में मुफ्ती करके चाबी एक चौहड़ में फेंक दी। शुक्रिया। सबसे पहले जासमीन को मैं आवाज दूंगी, वो आएंगे और इत्तबास करेंगे। किया करता। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ने चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी की क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामील के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हंसे लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुदा अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़ों और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मकफूल करके चाबी और जोहड़ में फेंक दी। शुक्रिया। और बाकी जजेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
मैंने माया को पत्थर के एक कोजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास से दूर करने के लिए माया ने कोजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन ने जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती है। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन के भांजे से मिलने के लिए खुद ही जाता और राखी बंधवा लेता। राखी बंधवा कर वह अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई जिंदा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गुनाह सोचते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिला कर हंसने लगी। मैं अपनी बहू को इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज में अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात का हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने हार माया। अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा गया, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूप फरसा आकाम का ताबुल कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़ों और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुखफिल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। शुक्रिया। अगला नाम है पान पूजा। आप सुबह यहाँ पर आएंगी और उसके बाद करेंगी। मैंने माया को पत्थर के एक कोजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। इसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती है। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती है, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक उसका भाई जिंदा है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस खास की तकरीर कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने 12 माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तकनीक करते हुए समाज की परवाह करने के लिए कहा था, मगर माया ने आज खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम से ताबुल कर लिया था। इसने अपने सारे कपड़े और जेवरात की पटोरी एक संदूक में मुस्तफिल करके चाबी इस जोहड़ में फेंक दी थी। शुक्रिया। अभी आएंगे और क्लास करेंगे। मैंने माया को पत्थर के एक कोजे में मक्खन रखते हुए देखा। छाछ के खटास को दूर करने के लिए माया ने कोजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के पानी से कई बार धोया।
इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी? ऐसी बात अमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती है। अब मुझे याद आया, दो दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाता है और राखी बंधवा लिया करता है। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या लगते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने अपने आप को समाज के रूप फसा अहकाम के तलकीब कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और ज़ेवरात की पिटारी एक संदूक में मुंतकिल करके चाबी एक जोहड़ में फेंक दी थी। शुक्रिया। बाकी रह गई थी। आठवीं क्लास में सबसे पहला नाम है सना आजाद सिद्दीकी। वो आएंगी और तराफ करें। चेहरे से निहायत मासूम नजर आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ल्स अपनी नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मशगला था। खास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इनकी छत पर पतंगबाजी करता, न कभी इनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर केरियां और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो इन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अमेरिका बस गया। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़ गया। चढ़कर उधम मचाने लगा, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। इसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखी हुई थी। इसे ख्याल आया कि दादी कहीं बाहर गई होंगी, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर पर नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। इरफान ने कहा, दादी के डंडे से बच कर रहना।
क्या नाम है मौसी, वो आएंगे और देवर क्लास करेंगे। टीचर कहाँ तक? यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर शरारत का पुतला था। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गज़ अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना इसका महबूब मुशगल्ला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नज़बिया दादी को तो वह अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी इसकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी इसके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नज़बिया दादी डंडे लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो इन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नज़बिया दादी अपने घर में अकेले थी। इनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। इनका एक बेटा था जो अपनी बीवी के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नज़बिया दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडे लेकर आई। इसके बाद अयाज ने इनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़े, तब भी दादी ने खबर न ली। इससे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखी हुई थी। इसे ख्याल आया दादी बाहर तो नहीं गई है, मगर बाहर जाते तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तो तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। ये कैसा था? अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था, मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्ज अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगुला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उनकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरिया और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडे लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ती तो उन्हें ठिंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेली थी। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई दी और ना डंडे लेकर आई। उसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले, तब भी दादी ने खबर ना ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक उसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहां सुबह का अखबार और दूध की बोतल जू के तू रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कफल पड़ा होता, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। उसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। शुक्रिया। कौन सा? यहाँ से नहीं आता।
अयाज चेहरे से निहायत मासूम नज़र आता था मगर था शरारत का पुतला। कभी किसी पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता, कभी किसी राह चलते शख्स को पुकार कर छुप जाता। गर्द अपनी नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महमूद मशगला था। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नसीबा दादी को तो वो अक्सर परेशान करता। छुट्टियों में कभी उसकी छत पर पतंगबाजी करता तो कभी उनके आंगन के दरख्तों पर चढ़कर कैरियाँ और अमरूद तोड़ता। जब नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती लड़खड़ाती हुई पीछे दौड़ते तो उन्हें ठेंगा दिखाकर भाग जाता। बूढ़ी नसीबा दादी अपने घर में अकेले थे। उनके शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन मामूल के मुताबिक अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ नसीबा दादी के मकान की छत पर चढ़कर उधम मचा रहा था, लेकिन आज दादी की डांट सुनाई ना दी और ना डंडा लेकर आई। इसके बाद अयाज ने उनके पेड़ पर चढ़कर कई कच्चे पक्के अमरूद तोड़ डाले। तब भी दादी ने खबर ना ली। उसे बड़ी हैरत हुई। अचानक इसकी नज़र सदर दरवाजे की तरफ उठ गई, जहाँ सुबह का अखबार और दूध की बोतल जो कि दूर रखे हुए थे। इसे ख्याल आया दादी कहीं बाहर तो नहीं गई, मगर बाहर जाती तो सदर दरवाजे पर कपल पड़ा हुआ था, तो फिर यकीनन कुछ गड़बड़ है। इसने अपने दोस्त इरफान से कहा, आज दादी की आवाज़ नहीं आई, शायद वो घर में नहीं है, तुम यही ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। दादी के डंडे से बचना इरफान ने याद दिलाया। यहाँ पर ये प्रोग्राम फटाफट यहाँ पर खत्म होते हैं। आगे जजेस जो अपना फैसला सुनाए।